उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित गांव निर्मलपुर। वैसे तो इस गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहां ज़्यादा आबादी मुस्लिम वर्ग की है। 9 जून 2019 को रात के करीब कोई 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। उसी समय अचानक इसी गाँव में रोहतास के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गाँव के लोग चौंक गए, क्योंकि रोहतास का घर वैसे भी गाँव के पूर्व में बाहर की ओर था। लोगों ने सोचा कि रोहतास के घर में शायद बदमाश घुस आए हैं, इसलिए पड़ोसी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर उसके घर की स्थिति का जायजा लेने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, इसी कारण कोई भी उसके घर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोहतास के घर से लगा हुआ उसके छोटे भाई छतरपाल का मकान था। छतरपाल का बड़ा बेटा सुनील प्रजापति अपने ताऊ के घर से चीख पुकार की आवाज़ें सुनकर समझ गया कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जानने के लिए वह अपनी छत पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ताई पर लिपट रहा है। यह देखकर वह तैश में आ गया। वह फुर्ती से अपने घर की दीवार लांघ कर ताऊ रोहतास के घर में जा पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वह डर के मारे थर्रा गया। उस वक्त उसने देखा कि उसके ताऊ रोहतास के हाथों में कैंची है, जिससे वह ताई को मारने की कोशिश कर रहा था। वह उसी कैंची से अपने चारों बच्चों को पहले ही लहूलुहान कर चुका था। अपने सामने खड़े शैतान बने ताऊ को देखते ही उसे डर तो लगा, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और फुर्ती से उसके हाथों से कैंची को ले लिया। उसने ताकत के बल पर उसके हाथ से वह कैंची भी छीन कर नीचे फेंक दी। सुनील की हिम्मत को देखते हुए पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। उसी दौरान रोहतास वहां से फरार हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने देखा कि उसके 4 बच्चे 18 वर्षीय सलोनी, 16 वर्षीय शिवानी और 14 वर्षीय बेटा रवि और सबसे छोटा 10 वर्षीय बेटा आकाश बुरी तरह से लहूलुहान पड़े हुए चीख रहे थे। उनकी नाजुक हालत देखते हुए गांव वालों के सहयोग से सुनील ने उन्हें ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। रवि को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चों की बिगड़ी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें काशीपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया। काशीपुर में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 बच्चों की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। अगले दिन ही सोमवार को इस मामले के सामने आते ही ठाकुरद्वारा पुलिस ने काशीपुर पहुंचकर घायल बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने रोहतास की पत्नी कलावती से जानकारी हासिल की। पुलिस पूछताछ में कलावती ने बताया कि उसका पति रोहतास शराब पीने का आदी था। वह अपनी कमाई के ज़्यादातर पैसे शराब पीने में ही खर्च कर देता था। वह और उसके बच्चे जब भी कभी उससे खर्च के लिए पैसों की मांग करते थे तो वह पैसे देने के बजाय उन्हें मारने पीटने पर उतारू हो जाता था। कलावती ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम जब पति देर रात घर वापस लौटा तो काफ़ी नशे में था। खाना खाकर सभी लोग छत पर सो गए। रात में उठकर रोहतास ने गहरी नींद में सोए बच्चों पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। उसने चारों बच्चों को इतनी बुरी तरह से कैंची गोद दी कि उनकी आंतें तक बाहर निकल आईं। बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनकर कलावती जाग गई। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वह उस पर भी कैंची से हमला करने लगा। उसी दौरान किसी तरह सुनील आ गया। यदि वह नहीं आता तो बच्चों की तरह वह उसका भी यही हाल कर देता। पुलिस ने रोहतास के भाई विजयपाल सिंह की तहरीर पर रोहतास के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने स्वयं ही संभाली। कलावती से पूछताछ के बाद कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह को पता चला कि रोहतास के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। कलावती के पास बच्चों का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए कोतवाल ने उसी वक्त घायल बच्चों के इलाज के लिए 50,000 रुपये की मदद कलावती को की। उन्होंने 50,000 रुपये कलावती के खाते में डलवा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद से ही रोहतास फरार हो गया था। उसका पता लगाने के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमें रोहतास को हर संभव स्थान पर खोजने लगी, लेकिन उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस केस की गहराई तक जाने के लिए पुलिस ने रोहतास के परिजनों के साथ साथ उसके कुछ खास रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिसके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ सके। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि रोहतास काफ़ी दिनों से परेशान दिख रहा था। उसे तांत्रिकों के पास चक्कर लगाते भी देखा गया था। तांत्रिक का नाम सामने आते ही पुलिस ने कयास लगाया कि कहीं यह सब मामला तांत्रिक से ही जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस ने उसकी बीवी कलावती से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे किसी के द्वारा जानकारी तो मिली थी कि वह आजकल किसी तांत्रिक के पास आता जाता है।
क्यों जाता है यह पता नहीं। गांव के कुछ लोगों ने भी पुलिस को बताया कि रोहतास अक्सर किसी खजाने के मिलने की बात कहा करता था। उसने गांव के कई लोगों के सामने कहा था कि उसे बहुत सारी खजाना मिलने वाली है। उस खजाने के मिलते ही उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे खजाना किस तरह से मिलने वाला है। तांत्रिक की बात सामने आते ही पुलिस के सामने थाना डिलारी की घटना सामने आ गई। अब से लगभग 15 साल पहले थाना डिलारी के गांव कुरी में तांत्रिक के कहने पर एक आदमी ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को गड़ा खजाना पाने की लालच में इसी तरह से मौत की नींद सुला दिया था। अब पुलिस टीम उस तांत्रिक को खोजने लगी जिसके पास रोहतास जाता था। उस पर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी तांत्रिक का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहतास की तलाश में आसपास के गाँवों में छापे मारे, लेकिन कहीं भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके फोटो लगे पोस्टर छपवाकर अलग अलग गांव और जिले के कई थाना में भिजवा दिए थे, जिनमें इनाम की भी घोषणा की गई थी। पुलिस की टीमें अपने काम में जुटी थी। उधर अस्पताल में भर्ती रोहतास के दूसरे बेटे आकाश ने भी दम तोड़ दिया। इस सूचना से सारे गांव में मातम सा छा गया। कलावती पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसके 4 बच्चों में से 2 लड़के थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक बेटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। उसी दिन शुक्रवार की देर शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहतास निर्मलपुर के जंगलों में छुपा हुआ है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ जंगलों में पहुंचे और घेराबंदी कर रोहतास को जंगल से अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रोहतास से इस बारे में जब पूछताछ की तो उसने इस वारदात के पीछे की जो कहानी बताई वह बड़ी ही अजीबोगरीब निकली। जिला मुरादाबाद के कस्बा ठाकुरद्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव निर्मलपुर में रोहतास अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कलावती के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। रोहतास टेलरिंग का काम करता था। उसके पास खेती की 2.5 बीघा जमीन थी। बच्चों की पढ़ने की खातिर उसे ज़्यादा पैसे कमाने की इतनी धुन थी कि टेलरिंग के काम के साथ साथ वह गांव में चौथाई पर जमीन लेकर उसमें भी खेती कर लेता था। कई साल पहले की बात है। रोहतास का अपने घर वालों से ज़मीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कलावती ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रोहतास ने अपने घर वालों से बोलना शुरू कर दिया था। यह बात कलावती को बहुत बुरी लगी। कलावती ने पति की इस बात का विरोध किया, लेकिन रोहतास ने अपनी पत्नी की बात को तवज्जो नहीं दी। फिर क्या था, इसी बात पर रोहतास और कलावती के बीच झगड़ा होने लगा। उन दोनों के पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो गई। रोहतास पहले कभी कभार शराब पीता था, लेकिन पत्नी से कलह होने के बाद वह शराब का आदी हो गया था। उसने शुरू में टेलरिंग का काम सूरजनगर कस्बे में शुरू किया था, लेकिन शराब का आदी हो जाने के बाद उसने अपने गांव के पास स्थित कालेवाला में अपना काम शुरू कर लिया था। रोहतास के 4 बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जिसके बाद उसकी पढ़ाई और खान पान व अन्य खर्च बढ़े तो रोहतास को आर्थिक तंगी हो गई। कालेवाला में उसने काम शुरू किया तो वहाँ काम जमने में भी काफ़ी वक्त लग गया, जिसके कारण वो परेशान रहने लगा। उन्हीं बढ़ते खर्चों के कारण उसे बीवी बच्चे भार लगने लगे थे। जब कभी भी कलावती या बच्चे उससे पैसे की डिमांड करते तो वह झुंझला उठता था और गुस्से में उन्हें अपशब्द भी कह देता था। कलावती उसे शराब पीने को मना करती थी, लेकिन वह पत्नी की नहीं सुनता था। इस बात से दुखी होकर कलावती ने यह बात अपने भाई लक्खू को बताई। एक दिन लक्खू कल्याणपुर निवासी अपने बड़े बहनोई को लेकर गांव निर्मलपुर पहुंचा। उन दोनों ने रोहतास को समझाने की कोशिश की तो रोहतास ने कलावती में ही तमाम खामियां गिना दी। उस वक्त भी उसने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी थी। उनके जाने के बाद रोहतास ने पत्नी को आड़े हाथों लिया। उसके बाद तो रोहतास ने शराब पीने की अति ही कर दी थी। वह सुबह ही घर से काम पर जाने की बात कहकर घर से निकलता था और देर रात नशे में धुत होकर घर पहुंच जाता था। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना पैदा हो गई थी। एक बात और, वह खुद को नामर्द भी समझने लगा था। अपने इलाज के लिए वह कई नीम हकीम से भी मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब हकीमों से दवा लेने वाली बात कलावती को पता चली तो उसने उसे दवा लाने से मना कर दिया। इसके बाद तो उसे अपनी पत्नी पर पूरा शक हो गया कि उसके संबंध उसके जीजा के साथ है। इसी कारण वह उसे सेक्स की दवा लाने से मना करती है। रोहतास की बेटियां काफ़ी समझदार हो चुकी
रही थी, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने की इतनी धुन थी कि उन्हें मोबाइल वगैरह से कोई लगाव नहीं था। 6 सदस्यों वाले इस घर में एक ही मोबाइल था जो रोहतास के पास ही रहता था, जिसके कारण कलावती के किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन उसी के मोबाइल पर आता था। कलावती की सबसे बड़ी मजबूरी यही थी कि उसे जब किसी से भी बात करनी होती, किसी रिश्तेदार से अगर संपर्क करना होता तो वह या तो सुबह ही कर सकती थी या फिर शाम को। और रोहतास में सबसे बड़ी कमी थी कि वह घर आकर किसी के फ़ोन आने की बात अपनी बीवी को नहीं बताता था। कई बार कल्याणपुर निवासी उसके साढ़ू ने उसकी बीवी और बच्चों से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रोहतास हमेशा ही कह देता कि अभी वह बाहर है, घर जाकर बात करा देगा। घर जाने के बाद भी वह कोई न कोई बहाना करते हुए साढ़ू की बात नहीं कराता था। रोहतास अपने साढ़ू को गलत मानकर उसे चिढ़ने लगा था। फिर साढ़ू का बार बार फ़ोन आने से उसे शक हो गया कि उसकी बीवी के उसके साथ अवैध संबंध है, तभी तो वह बार बार उससे बात करना चाहता है। विगत होली पर जब रोहतास के घर रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कलावती से शिकायत की कि वह उससे फ़ोन पर भी बात नहीं करती। तब कलावती को पता चला कि रिश्तेदारों ने उससे बात करने के लिए रोहतास को कई बार फ़ोन किया था, पर उसने जानबूझकर उसकी बात नहीं कराई। इस पर कलावती बौखला उठी। उसने पति को उल्टी सीधी सुनाते हुए अपना एक अलग मोबाइल दिलाने की बात कही। इस बात को भी रोहतास ने अपने साढ़ू से जोड़ते हुए सोचा कि वह ज़रूर ही अपने जीजा से बात करने के लिए ही अलग मोबाइल मांग रही है, यानी उसके दिमाग में शक का कीड़ा और भी बलवान हो उठा। मोबाइल दिलाने की बात को लेकर दोनों के बीच फिर से नोक-झोंक हुई। बात इतनी बिगड़ी कि गुस्से में आकर रोहतास ने अपना भी मोबाइल तोड़ डाला। उसके बाद उसने पत्नी को हिदायत दी कि वह भविष्य में अब कभी भी अपने जीजा से बात नहीं करे, अन्यथा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। रोहतास की यह धमकी सुनकर कलावती ने इसकी शिकायत अपने भाई लक्खू से कर दी। लक्खू ने फिर से अपने जीजा रोहतास को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहतास पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। साले के घर से जाते ही रोहतास ने बीवी को अपशब्द कहे, साथ ही उसने घर से छोड़कर उसका घर चले जाने को भी कह दिया। इस पर दोनों में तकरार बढ़ गई। इसी तू-तू मैं-मैं के बीच कलावती ने पति से कहा कि यह घर छोड़कर तो तुम्हें चले जाना चाहिए, यह घर मेरा है, मेरे बच्चों का है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है। रोहतास छोटी सी सोच का इंसान था। उसने कलावती की बात को दूसरे नज़रिए से देखते हुए अर्थ लगाया कि बच्चे भी उसके नहीं तो जरूर उसके साढ़ू के ही होंगे। कलावती की बात सुनते ही वह अपना आपा खो बैठा। इसके मन में एक बात की गलतफहमी बैठी तो वह शैतान बनकर बैठा। वह उस दिन के बाद से बीवी और बच्चों का दुश्मन बन बैठा। रोहतास अपने चारों बच्चों को उचित शिक्षा दिला रहा था ताकि उनकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। उनकी पढ़ाई के लिए उसने दिन रात एक करके काफ़ी पैसा कमाया था। अपने सपने को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत उसने की थी उससे कई ज़्यादा उसके बच्चे कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी सलोनी इस वक्त BA फर्स्ट ईयर में और मंजली शिवानी कक्षा 12 में पढ़ रही थी। उसका बेटा रवि गांव गोपीवाला के जनता इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में तथा सबसे छोटा आकाश यहीं पर कक्षा 7 में पढ़ रहा था। बीवी और बच्चों के प्रति उसके दिल में नफरत पैदा होते ही उसके दिल में शैतान पैदा हो गया। उसने प्रण किया कि अगर ये चारों बच्चे उसके साढ़ू के हैं तो वह सभी को खत्म कर डालेंगे। इसके बाद वह हर रोज़ ही अपनी बीवी और बच्चों को मौत की नींद सुलाने के लिए NN प्लान बनाने लगा, लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने से 2 दिन पहले रोहतास उस रोज़ दुकान पर जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन इसी उधेड़-बुन में लगा कि बीवी और बच्चे को किस तरह से मौत की नींद सुलाया जाए। वह दुकान जाने के बजाय दारू पीने के लिए इधर-उधर ही भटकता रहा। 16 जून 2019 को शाम को वह जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी रखी थी। इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया। वह खाना खाकर छत पर जाकर सो गया। इसके बाद कलावती ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और घर का काम धंधा निपटाकर वह भी छत पर सोने के लिए चली गई। उसके 3 बच्चे छत पर सो गए थे, जबकि बड़ी बेटी शिवानी उस रात नीचे घर में ही सो गई थी। रात के 10 बजते बजते सभी सो चुके थे, लेकिन उस रात रोहतास की आंखों में खून बरस रहा था। वह काफ़ी समय से सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। उस रात उसने घर आते ही सबसे पहले अपनी बड़ी कैंची का नट बोल्ट खोलकर 2 भागों में कर ली। उसका एक हिस्सा चाकू की तरह हो गया था। कैंची के एक हिस्से को उसने रात के सोते समय अपने सिरहाने रख ली थी। जब उसकी बगल में लेटी बीवी नींद में खर्राटे भरने लगी तो उसके अंदर का बैठा शैतान जाग उठा था।
वह अपने बिस्तर से उठा और सीधा दूसरी छत पर सोए तीनों बच्चों के पास पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ शैतान बनकर कैंची के एक एक भाग से बच्चों पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। देखते ही देखते बच्चे चीख पुकार मचाने लगे। बहन भाइयों की चीख सुनकर जैसे ही शिवानी जी ने पर आई तो रोहतास ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही कलावती उसे बचाने के लिए पहुंची तो उसने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक उसका भतीजा सुनील शोर शराबा सुनकर वहां आ गया था, जिसकी वजह से कलावती मौत के मुंह में जाने से बच गई। रोहतास का पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा था। पुलिस ने कैंची का वह भाग भी बरामद कर लिया जिससे उसने बच्चों पर हमला किया था। रोहतास से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे मुरादाबाद की कोर्ट में पेश करके उसे जेल भेज दिया। रोहतास की पत्नी कलावती ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा और पूरी तरह से निराधार बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके चारों बच्चे रोहतास के ही हैं। कलावती ने पुलिस को बताया कि अगर उसे मेरे चरित्र पर शक था तो वह मुझे ही मारता, मुझे ही मारना चाहिए था उसको। मैं तो उसके पास ही सो रही थी। गांव में इस मामले को लेकर चर्चा थी कि रोहतास ने गड़ा खजाना पाने के लिए किसी तांत्रिक के कहने पर यह कांड किया है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों आप सबको इस घटना के बारे में क्या कहना है, क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा काम आप सभी को पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाक।